नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। तो आरआरबी जो जेई नोटिफिकेशन 2024 जारी कर दिया गया है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल कि क्या इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, तो किन किन पोस्ट पे ये वैकेंसी है? तो जूनियर इंजीनियर जेई, डिपो सामग्री अधीक्षक, डीएमएस, रासायनिक और धातुकर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक और धातुकर्म पर्यवेक्षक के विभिन्न पदों पे भर्ती। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि रहेगी 30/7/2024 यानी कि 30 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। शुल्कों के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई संशोधन करना है, संशोधन के भुगतान के साथ आवेदन प्रपत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां, अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो इसके लिए संशोधन के लिए इसकी जो आपकी वेबसाइट ओपन की जाएगी 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर 2024 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 जुलाई से फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है। तो एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के लिए यहाँ पे 18 से 36 वर्ष तक आपकी एज रहने वाली है। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक के लिए भी यहाँ पे 18 से 36 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। तो जो फर्स्ट वाली जो वैकेंसी है वो केवल आरआरबी गोरखपुर के लिए है और जो उनके लिए यहाँ पे नहीं है। तो इसमें टोटल 17 पोस्ट रहने वाली है और जूनियर इंजीनियर और जो अदर यहाँ पे पोस्ट हैं इसके लिए 7,934 आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। तो कुल मिला के 7,951 पदों पर टोटल ये आपकी भर्ती होनी है। अब बात कर लेते हैं, इसमें जो आपका धातुकर्म पर्यवेक्षक वाला है ये आपकी लेवल 7 की जॉब है और जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक में आपका लेवल रहेगा लेवल 6। तो यहाँ पे क्या आपका प्रारंभिक वेतन रहेगा वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कोविड-19 महामारी के कारण एक बार उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा में अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो वैसे एज रहती है वो 18 से 33 साल तक आपकी एज रहती है, लेकिन यहाँ पे कोविड के कारण 3 साल की इसमें छूट दी गई है, 3 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। इसीलिए यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 36 साल तक रखी गई है। तो अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम अगर आप 36 साल के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इसमें जो सामान्य रूप से जो निर्धारित आयु है वो 18 से 33 वर्ष है, लेकिन कोविड-19 की 3 वर्ष के कारण इसमें जो छूट दी गई है इसलिए आपकी जो एज है वो 18 से 36 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। तो 3 साल की इसमें आपको छूट दी जा रही है। आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आयु सीमा में छूट, अगर जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। ऐसे ही अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो अलग अलग कैटेगरी में जनरल और EWS के लिए 3 साल की छूट है, OBC के लिए यहाँ पे 6 साल की और SC/ST के लिए यहाँ पे 8 साल की छूट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं। एक हम यहाँ पे देख लेते हैं, महिला उम्मीदवार जो विधवा है, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से पति से अलग है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी में अगर 35 साल तक उनकी उम्र है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC अगर वो कैंडिडेट है तो 38 साल की उम्र तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और SC/ST कैंडिडेट है तो 40 साल की उम्र तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में कि क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि 29 अगस्त 2024 तक मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षिक या तकनीकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने बीटेक किया, आपने डिप्लोमा किया है तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि से पहले तक का। आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की, क्या इसमें परीक्षा शुल्क रहने वाला है। तो सभी उम्मीदवारों के लिए प्रथम चरण, क्योंकि आपकी जो इसमें परीक्षा होने वाली है CBT 1 और CBT 2, 2 चरणों में इसमें आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो इसमें आपका जो शुल्क रहने वाला है
₹500 का इसमें शुल्क रहेगा। किसके लिए? तो जनरल जो कैंडिडेट है हमारे, उनके लिए यहाँ पे कितना शुल्क रहेगा? ₹500 का शुल्क यहाँ पे रहने वाला है, जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। इसके अलावा एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे ₹250 का शुल्क आपका रहने वाला है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर 250 की राशि वापस कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो भी सीबीटी 1 में भाग लेगा, उन्हें ये जो पूरा शुल्क है 250, ये रिफंड आपको कर दिया जाएगा। और पहले चरण में सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा का शुल्क रिफंड मिलेगा। तो दोनों ही यहाँ पे आपको जो सीबीटी 1 आपको सीबीटी 1 के लिए आप जितनी भी फीस जमा कर रहे हैं, उसका आपको रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किन के लिए 500 रहने वाली है और किन के लिए 250 रहने वाली है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रम संख्या 2 पे दी है, इन सभी के अलावा इनके लिए 250 है। और इन सभी को छोड़ के और जो कैटेगरी बचती है, उनके लिए कितना शुल्क रहेगा? आपका ₹500 का शुल्क रहेगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आप भुगतान कर रहे हैं, जो आप अपनी फीस को सबमिट करेंगे जिस भी माध्यम से, तो वो केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से ही ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और नोटिस दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो भी सीबीटी 1 को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जिनकी फीस 500 है, उन्हें 400 का रिफंड, और जिनकी फीस 250 है, उन्हें पूरा 250 का यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। तो उसके लिए रिफंड के लिए यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि जो सभी अभ्यर्थी हैं, वो अपना सही सही बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, सभी स्पष्ट रूप से, जो आईएफएससी कोड है उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जो है वो पूरी पूरी उम्मीदवारों पर है। और आरआरबी इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। मतलब कि अगर आपको अपनी बैंक डिटेल खुद ही सही सही आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल देनी है। अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, उसके बाद आरआरबी कोई जिम्मेदार नहीं होगा। गलत, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दें कि आप अपनी जो भी बैंक डिटेल है, वो सही सही अच्छे से यहाँ पे फिल करें। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि क्या क्या आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या आपकी कैसी कैसी आपकी परीक्षा होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यहाँ पे आपका रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का जो चयन होगा, वो अंतिम चयन होगा। एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप केवल एक ही जोन से, एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे आपके आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है, ये एक बार आप अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा। एक बार हम इसे और पढ़ लेते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से केवल ऑनलाइन आवेदन माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी और केवल एक समय में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वो कह रहा है केवल एक आरआरबी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करते हैं, तो आपके सभी आवेदन जो है वह स्वीकार कर दिए जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चरण शामिल होंगे। तो जो फर्स्ट है सीबीटी 1, इसमें आपका होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर इसमें आपका डीवी होगा, और लास्ट में इसकी आपकी मेडिकल परीक्षा इसमें कराई जाएगी। और एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में जो जानकारी है, बाद में आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सीबीटी 1 के बारे में कि सीबीटी 1 में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो जो आपका जो सीबीटी 1 होगा, इसमें 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये रहा। तो देखिए, जो आपका सीबीटी 1 का पाठ्यक्रम है, ये दे रखा है, जिसमें आपके मैथ्स के जो फर्स्ट आपका 100 नंबर का पेपर होना है, इसमें मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के, रीजनिंग के आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सामान्य चेतना के यानी कि जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल साइंस के भी यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका सीबीटी 1 होगा। और जो सीबीटी 1 है, उसके लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपको मिनिमम 40%, आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको मिनिमम 40%, आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 30%, एससी कैंडिडेट है तो आपको 30%, एसटी कैंडिडेट है तो मिनिमम 25%। तो ऐसे ही पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशत अंकों में 2% की छूट दी जाएगी। तो ये रहा आपका सीबीटी 1 का पाठ्यक्रम कि क्या क्या है यहाँ पे आपके प्रश्न रहेंगे, कितने मार्क्स के आपके प्रश्न रहेंगे, ये आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा।
और यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि आपकी मैथ्स में सिलेबस भी आपको दे रखा है कि मैथ्स में क्या क्या आपके क्वेश्चन रहेंगे, बुद्धिमत्ता में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पे ये मैथ्स का सिलेबस दिया है, यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस वाला सिलेबस दिया है और यहाँ पे जनरल साइंस का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान 10वीं कक्षा का CBSE पाठ्यक्रम पे आधारित आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड CBT की। जो आपका जो सेकंड CBT रहने वाला है, तो सेकंड CBT ये रहा। तो सेकंड CBT में भी आपकी जो सेकंड CBT है वो 150 मार्क्स का आपका रहेगा। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस के होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे। साइंस के आपकी भौतिकी और रसायन के यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके टोटल 15 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। और पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें, इसके यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और तकनीकी क्षमताओं के यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो तकनीकी क्षमताओं के रहेंगे, जो कि कितने आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का आपका CBT 2 रहने वाला है। तो इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो सेम ही है जैसे CBT 1 में थे। जो जनरल के लिए 40% है, EWS के लिए 40 है, OBC के लिए भी 40% इसमें रहने वाला है। इसके अलावा SC के लिए 30%, ST के लिए 25% यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि आप जिस भी स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं, परीक्षा समूह यहाँ पे दिए गए हैं। और इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री। तो अगर आप मैकेनिकल और सहायक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है तो आप इसके अलावा कौन कौन सी सब स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक से जो आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर और कौन कौन से आ जाएंगे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने सिविल से किया है तो सिविल वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही इंजीनियरिंग विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री यानी कि अगर आपने BSc की है रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, परीक्षा समूह CMA के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रहेगी। तो इसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या पेट्रोलियम उत्पाद, पेंट और संक्षारण रोकथाम, पॉलीमर ये आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान। इसके साथ ही किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है, इसके समकक्ष साथ ही कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा। तो ये किसके लिए है, ये रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ पे जो ये आपकी BSc रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, ये CMA के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता थी। इसके अलावा जो हमने ऊपर देखी थी ये हमारी JEE के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि किस किस पोस्ट के लिए आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप एग्जाम JEE के लिए। तो JEE के लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो सिविल और अलाइड इंजीनियरिंग से जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। और वैसे आपको इसकी PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी इसे को चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए। इसके बाद सेकंड हम बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। जो अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं और उसकी जो भी सब स्ट्रीम्स हैं उनसे अप्लाई करना चाहते हैं JEE के लिए, तो उसका क्या सिलेबस रहेगा ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग से JEE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस ये रहेगा आपका। इसके बाद अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये रहा सिलेबस। और ऐसे ही अगर आप CMA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस ये रहेगा। इसके बाद अगर आप केमिकल एंड मेटलॉजिकल सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपका ये रहने वाला है। तो यहाँ पे सभी का सिलेबस दिया गया है, आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि किस किस जोन में कितनी पोस्ट रहने वाली है और कैटेगरी वाइज आपकी क्या क्या पोस्ट रहेंगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी जनरल में 6 सीटें रहने वाली हैं। ऐसे ही अन्य कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सारी सीटें दी गई हैं कि टोटल कितनी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं और किस किस कैटेगरी में किस किस जोन में क्या सीटें आपकी रहने वाली हैं। तो इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारी सीटों का विभाजन दे रखा है, आप सारी सीटें अपनी कैटेगरी के अनुसार चेक कर लीजिए और जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जोन वाइज भी दे रखी है, ये आपकी रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर में है, ऐसे ही ये रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर में है। तो अलग अलग जोन में अलग अलग कैटेगरी की कितनी पोस्ट है वो सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से सभी सीटों को अच्छे से चेक करने के बाद ही अपना फॉर्म को फिल करें। तो ये सारा यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दिया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी इन्हें देख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहां से एक बार इन सारी सीटों को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके बारे में अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है, आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।